वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे आप सब स्टूडेंट जानते हैं, मैं निमी का जो स्पेशल 50 का क्लास ले रहा था, उसका टोटल 3 क्लास लिया था। तो आज है चौथा क्लास। तो इसमें भी मैं टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज का वीडियो पूरा देखना, कोई भी स्किप मत करना। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसे वीडियो हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द स्नैपहेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज टू। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्नैपहेड रिवेट का हाइट को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो पहले जानना है रिवेट क्या है। रिवेट होता है एक परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर। रिवेट इज यूज टू जॉइन 2 और मोर शीट्स ऑफ मेटल टुगेदर परमानेंटली। मतलब रिवेट 2 या 3 शीट ऑफ मेटल को एक साथ परमानेंटली ज्वाइन करता है। तो रिवेट किस मटेरियल से बनता है। रिवेट बनता है जैसे माइल्ड स्टील, येलो ब्रास, रॉट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम से रिवेट बनता है। और रिवेट हम लोग कैसे बनाते हैं, फोर्जिंग करके रिवेट को बनाते हैं। फोर्जिंग करके रिवेट को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और जो रिवेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये अगर रिवेट होता है, ये अगर तो इधर से इधर तक होता है हेड, इधर से इधर तक होता है बॉडी या शैंक, ठीक है। और इधर से इधर तक होता है टेल, इसको बोलता है टेल। और लेंथ किसको बोलते हैं, इधर से लेंथ या हाइट इधर से इधर तक, ठीक है। बॉडी और टेल को मिला के या शैंक या टेल को मिला के जितना होता है ये होता है हाइट या लेंथ, ठीक है। तो स्नैपहेड जो रिवेट होता है जनरली हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं स्नैपहेड रिवेट को। और बोल रहा है उसका लेंथ कितना, हाइट कितना होता है। अगर उसका डायमीटर होता है तो हाइट होता है उसका 0.7 डी। तो स्नैपहेड रिवेट का जो हाइट होता है वो होता है 0.7 इंटू डी, ठीक है। और रिवेट का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, डायमीटर ऑफ इट शैंक। इसका जो शैंक का डायमीटर होता है ना, बीच पोर्शन का जो डायमीटर होता है वो होता है उसका रिवेट का साइज, ठीक है। और रिवेट का लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं, लेंथ ऑफ द रिवेट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट टू बी रिवेटेड। मतलब रिवेट का लेंथ डिपेंड करता है जो मेटल प्लेट को हम लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उस मेटल प्लेट का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उस थिकनेस अगर ज़्यादा होगा तो रिवेट का लेंथ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.7 इंटू डी। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सा रिवेट यूज़ करते हैं, तो स्नैपहेड रिवेट इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑपरेशन इज टू बी डन ऑन ए रिवेट जॉइंट विथ ए टूल मार्क्ड ए इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर दिखा रहा है तो इसमें जो ए कौन सा टूल है, ए जो दिखा रहा है ये कौन सा टूल है जिसका एंगल होता है, बिवेलिंग एंगल होता है 80 डिग्री। तो इसको बोलते हैं फुलरिंग टूल, ठीक है। इसको बोलते हैं फुलरिंग, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं फुलरिंग और जो टूल होता है इसको बोलते हैं फुलरिंग टूल। तो थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं चॉकिंग एंड फुलरिंग क्या है। चॉकिंग मतलब जब हम लोग कोई भी एज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई प्रेशर विजल्स बॉयलर वाटर टैंक्स, जब हम लोग कोई भी हाई प्रेशर विजल बॉयलर वाटर टैंक को हम लोग बनाते हैं तब हम लोग उधर ज्वाइंट जो करते हैं वो रिवेट का द्वारा ज्वाइंट करते हैं। तो जो ज्वाइंट उधर ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा वेरी टाइट ज्वाइंट के ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर वेरी टाइट ज्वाइंट नहीं होगा तो लीकेज ऑफ उसका अंदर से क्या जाता है, फ्लूइड जाता है, स्ट्रीम जाता है, तो फ्लूइड और स्ट्रीम लीक हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब भी हाई प्रेशर विजल बॉयलर वाटर टैंक्स बनाते हैं उसका बाद जो रिवेटिंग करके बनाते हैं, रिवेटिंग करके बनाने के बाद हम लोग तुरंत चॉकिंग एंड फुलरिंग कर देते हैं। तो चॉकिंग एंड फुलरिंग करने से क्या होता है, वो लीक प्रूफ बन जाता है, कोई भी स्ट्रीम या फ्लूइड उधर से लीकेज नहीं हो सकता। तो चॉकिंग क्या है और फुलरिंग क्या है। तो पहले बात करते हैं फुलरिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये 2 प्लेट है, 1-2 प्लेट है और एक रिवेट है, ठीक है। ये होता है इसका ओरिजिनल हेड जिसको बोलते हैं फैक्ट्री हेड। ओरिजिनल हेड का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री हेड। और ये होता है डिफॉर्म्ड हेड, मतलब जो टेल था उसको डिफॉर्म करके बनाया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट हेड। ये होता है फैक्ट्री हेड, ये होता है सॉफ्ट हेड। तो इधर से जो 2 प्लेट है, इधर से बीच में अगर कोई
फाँक रहेगा तो क्या होगा, इधर से फ्लूइड या स्ट्रीम लीकेज हो सकता है। तो लीकेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टूल यूज़ करते हैं, ऐसे एक टूल यूज़ करते हैं इसका बराबर, जिसका जो एंगल होता है, कितना डिग्री एंगल में हम लोग बिवेल करते हैं, हम लोग 80 डिग्री एंगल में बिवेल करते हैं। इधर से इधर कितना होता है, 80 डिग्री एंगल में, 80 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो ये जो टूल होता है, ये टूल क्या करता है, ये टूल थोड़ा प्रेस कर देता है तो ए प्लेट और ए प्लेट जो कोन है, एंगल है, और भी अच्छा से प्रेस हो जाता है और टाइट प्रूफ, लीक प्रूफ जॉइन बन जाता है, ठीक है। और जो फुलरिंग टूल होता है वो फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाते हैं। तो कैसे होता है फिर से देख लेते हैं। अगर ऐसे दो प्लेट हैं, कोन से कोई भी लीकेज ना हो, इसीलिए इसको फुलरिंग टूल से प्रेस कर देते हैं और ये जो कोन है अच्छा से इधर से जॉइंट हो जाता है। तो इसका बाद एक फ्लूइड टाइट जॉइंट बना देते हैं। तो एक बात याद रखना चाहिए, फुलरिंग टूल ऑलवेज गिव फ्लूइड टाइट जॉइंट, फ्लूइड टाइट जॉइंट देता है। तो कैसे याद करना है, फुलरिंग टूल ऐप से और फ्लूइड टाइट जॉइंट ऐप से। तो फुलरिंग टूल ऑलवेज फ्लूइड टाइट जॉइंट देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चॉकिंग क्या है। तो चॉकिंग भी फुलरिंग का जैसा सेम होता है। तो चॉकिंग टूल का काम क्या है, चॉकिंग टूल का ये जो हेड होता है, ये जो प्लेट का साथ ज्वाइन हुआ है, ये अगर अच्छे से ज्वाइन नहीं होगा तो क्या होगा, इधर से लीक हो सकता है। इसीलिए इधर से ज्वाइन, अच्छा से ज्वाइन करने के लिए एक छोटा सा टूल यूज़ करते हैं जिसको बोलता है चॉकिंग टूल। हेड से प्लेट को भी ज्वाइन करता है और जैसे फुलरिंग टूल किया था, प्लेट से प्लेट के साथ प्लेट को भी अच्छा से इधर ज्वाइन करता है। तो फुलरिंग टूल जैसे एक काम करता था, सिर्फ प्लेट के साथ प्लेट को ज्वाइन करता था, ठीक है, इधर कोन में कोई भी लीक नहीं होता। और चॉकिंग टूल जो हेड का साथ मेटल को भी अच्छा से टाइट प्रूफ ज्वाइन देता है और प्लेट का साथ, एक प्लेट का साथ दूसरा प्लेट को भी अच्छा से लीक प्रूफ ज्वाइन देता है। और चॉकिंग टूल में क्या होता है, चॉकिंग टूल जो होता है, फुलरिंग टूल जो था, और फुलरिंग टूल जो था उसका साइज़ था, प्लेट का जो थिकनेस था उसका बराबर इतना साइज़ था, ठीक है। लेकिन चॉकिंग टूल का जो साइज़ है वो कितना है, वो सिर्फ छोटा सा है, इधर से इतना छोटा सा। तो सीधा एक बात आप लोगों को याद रहना चाहिए, चॉकिंग एंड फुलरिंग टूल यूज़ होता है टाइट प्रूफ या लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, कोई भी उधर से लीक ना हो, इसीलिए हम लोग चॉकिंग या फुलरिंग करते हैं। चॉकिंग टूल का जो थिकनेस होता है वो प्लेट का थिकनेस से बहुत छोटा होता है और जो फुलरिंग टूल का थिकनेस होता है वो प्लेट का थिकनेस का बराबर होता है, ठीक है। और जो चॉकिंग टूल होता है वो हेड को प्लेट का साथ भी अच्छा से ज्वाइन करता है और प्लेट का साथ प्लेट को भी अच्छा से ज्वाइन करता है। लेकिन फुलरिंग टूल ओनली प्लेट का साथ प्लेट को अच्छा से ज्वाइन करता है, ठीक है। सिर्फ उसका काम इधर रहता है और जो चॉकिंग टूल होता है उसका काम इधर भी होता है, हेड का साथ प्लेट को और प्लेट का साथ प्लेट का भी होता है। चॉकिंग टूल में दोनों काम होता है। लेकिन दोनों टूल को हम लोग कितना डिग्री एंगल में बिवेल करते हैं, 80 डिग्री एंगल में बिवेल करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चॉकिंग फुलरिंग क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम नहीं था, मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया। और कितना डिग्री एंगल में बिवेल करता है, वो 80 डिग्री एंगल में बिवेल करता है। शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया पूरा फैक्ट। चॉकिंग जो जॉइंट देता है वो देता है मेटल टू मेटल जॉइंट, और फुलरिंग जो जॉइंट देता है वो देता है फ्लूइड टाइट जॉइंट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चॉकिंग जो जॉइंट देता है मेटल टू मेटल जॉइंट देता है और जो फुलरिंग टूल जॉइंट देता है वो फ्लूइड टाइट जॉइंट देता है। तो इधर से क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ये दोनों क्वेश्चंस, इधर से एक या दो क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर का, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो फाउंडेशन बोल्ट दिखा रहा है नीचे, ये कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है, तो ये रैक फाउंडेशन बोल्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रैक फाउंडेशन बोल्ट है। तो रैक फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है, इसका एक टेपर बॉडी होता है, आप देख सकते हैं टेपर बॉडी है, पहले छोटा था, धीरे धीरे आस्ते आस्ते बड़ा हुआ, और इधर एक एक ग्रुप रहता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसको हम लोग फोर्जिंग करके बना सकते हैं। और इसको हम लोग जब फाउंडेशन बोल्ट मतलब क्या है, कोई भी मशीन को अच्छा से फ्लोर का साथ फाउंड करना, मतलब उसको स्थापित करने के लिए
हम लोग फाउंडेशन बोल्ट यूज़ करते हैं, इसीलिए जो रैक बोल्ट है उसको हम लोग लीड और सीमेंट दे के फिलअप करते हैं, लीड और सीमेंट दे के फिलअप करते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना चाहिए। रैक बोल्ट को डाल के हम लोग सीमेंट और लीड दे के फिलअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ल्यूइस बोल्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ल्यूइस बोल्ट जो होता है वो सेम जैसा आई बोल्ट को होता है, ल्यूइस बोल्ट भी सेम है, कोई भी जॉब को लिफ्ट और शिफ्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जो आई बोल्ट होता है वो आई शेप का होता है, और ल्यूइस बोल्ट जो होता है वो सिर्फ लिफ्ट और शिफ्ट करने में मदद करता है कोई भी जॉब को। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर का, इन ए फ्लैंज कपलिंग फ्लैंजेस आर कपल्ड टुगेदर बाय मीन्स। जो फ्लैंज कपलिंग होता है वो फ्लैंज को हम लोग कैसे कपल करते, कैसे जोड़ते हैं, किसका मदद से। तो जो कपलिंग होता है इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स टुगेदर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रोटरी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। मतलब तो कपलिंग क्या करते हैं, दो शाफ्ट रहता है, दो शाफ्ट को ऐसे ज्वाइन करता है और एक शाफ्ट का रोटरी मोशन को दूसरा शाफ्ट का रोटरी मोशन में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये अगर नहीं घूमता तो इसको भी घुमा देते, तो कपलिंग का द्वारा ज्वाइन करते हैं। ये अगर घूम रहा है इसको साथ इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी घूमता है। तो अभी देखना है फ्लैंज कपलिंग क्या होता है। फ्लैंज कपलिंग देखने के लिए मैं दूसरा पेज में लेके जाता हूँ। तो पहले देखना है कपलिंग क्या है। कपलिंग इज ए मैकेनिकल, एक डिवाइस होता है, डिवाइस यूज टू कपल द शाफ्ट्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू अनदर ड्राइविंग शाफ्ट। मतलब कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो दो शाफ्ट को ज्वाइन करता है और एक शाफ्ट का रोटरी मोशन दूसरा शाफ्ट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो फ्लैंज कपलिंग क्या है। फ्लैंज कपलिंग इज ए टाइप ऑफ कपलिंग, एक टाइप का कपलिंग होता है बिटवीन रोटेटिंग शाफ्ट। जो दो रोटेटिंग शाफ्ट होता है उधर हम लोग फ्लैंज कपलिंग करते हैं। तो फ्लैंज कपलिंग मतलब कि एक फ्लैंज होता है, आप देख सकते हैं, मतलब कपलिंग मतलब जोड़ना। तो एक शाफ्ट हम पहले क्या बोल दिया कि दो शाफ्ट को जोड़ना है, एक शाफ्ट है दो शाफ्ट है, तो इसका साथ एक एक शाफ्ट का साथ एक एक फ्लैंज रहता है, इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको फ्लैंज बोलते हैं और इसको फ्लैंज बोलते हैं। तो एक शाफ्ट का साथ एक फ्लैंज रहता है, तो दो फ्लैंज को ज्वाइन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग। और कैसे हम लोग कपल करते हैं, नाट और बोल्ट का द्वारा हम लोग कपल करते हैं। अब देख सकते हैं नाट है और ये नीचे बोल्ट है, तो नाट और बोल्ट द्वारा हम लोग जो कपल करते हैं, फ्लैंज कपल करते हैं, उसको फ्लैंज कपलिंग बोलते हैं। तो मैं पहले ही बोल दिया था कि कपलिंग मतलब दो शाफ्ट को ज्वाइन करना और एक शाफ्ट का जो रोटरी मोशन है उस दूसरा शाफ्ट का रोटरी मोशन में बदल देना। ठीक है, एक शाफ्ट में अगर घूम रहा है तो इसको भी घुमाता है। तो कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, ये जो दो शाफ्ट है इसको तो हम लोग ज्वाइन किया, ये दो शाफ्ट का साथ एक फ्लैंज रहता है, इसका साथ एक फ्लैंज, इसका साथ एक फ्लैंज। तो इसीलिए दो फ्लैंज को हम लोग नाट और बोल्ट द्वारा ज्वाइन करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग। तो कैसे हम लोग करते हैं, नाट और बोल्ट का द्वारा हम लोग करते हैं। ये आप लोग को याद रहना चाहिए, इसको बोलते हैं फ्लैंज। अब लोग याद रखना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में भी आता है ड्राइंग देके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। इन ए फ्लैंज कपलिंग फ्लैंजेस आर कपल्ड टुगेदर बाय मीन्स। तो हम पहले ही बता दें कि फ्लैंज किसको बोलते हैं, गोल गोल जो था उसको फ्लैंज बोलते हैं। हम लोग कैसे जोड़ते हैं, नाट और बोल्ट का द्वारा हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर का, व्हाट इज द टाइप ऑफ कपलिंग शोन इन फिगर गिवन बिलो। इसमें कौन सा टाइप का कपलिंग है जो फिगर में दिखा रहा है। तो कौन सा टाइप का है, ये होता है यूनिवर्सल कपलिंग। तो पिछला एक क्लास में मैं यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में पूरा डिस्कस किया था। तो जो मेरा वीडियो डेली नहीं दिखता, आज नया देख रहा है, उन सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पिछले मैं वीडियो अपलोड किया वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारा टॉपिक मैं अच्छे से कंप्लीट किया हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक का अगर कपलिंग के बारे में है तो कपलिंग को कंप्लीट किया, यूनिवर्सल कपलिंग क्या है पूरा डिस्कस किया हूँ। तो आज भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। और जो आज के चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है और कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं 100% दे के कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने का। तो ये जो बोल रहा है यूनिवर्सल कपलिंग, तो यूनिवर्सल कपलिंग और इसको यूनिवर्सल जॉइंट भी बोलता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जॉइंट और यूनिवर्सल कपलिंग सेम होता है। कपलिंग मतलब क्या, दो शाफ्ट को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, दो शाफ्ट को ज्वाइन किया, एक शाफ्ट दो शाफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक क्रॉस रहता है। ये जो क्रॉस देख रहे हैं ना, एक क्रॉस रहता है, एक क्रॉस रहता है और ये दो शाफ्ट को ज्वाइन करता है। सोच लो, ए शाफ्ट का और एक क्रॉस होता है
और 2 ईयोक रहता है, जो यू शेप का ईयोक होता है, ठीक है, ए एक ईयोक और ए एक ईयोक होता है। तो 2 यू शेप का ईयोक रहता है और ये जो क्रॉस है उसमें फिट होता है, और ये जो फिट होता है इस पाइवट का बीच में रहता है 4 ट्रूनियन बियर, मतलब ये जो पाइवट होता है इसका अंदर एक बियरिंग रहता है। 4 पाइवट है इसीलिए 4 बियरिंग रहेगा, जिसको बोलते हैं ट्रूनियन बियरिंग, ठीक है, ट्रूनियन बियरिंग बोलते हैं। और यूनिवर्सल जॉइंट और कपलिंग क्या करता है, 2 शाफ्ट को, रिजिड शाफ्ट को कनेक्ट करता है, जिसका एक्सेस पैरेलल नहीं रहता है, इंक्लाइंड रहता है। आप देख सकते हैं ये जो शाफ्ट है, ये जो घूमेगा ना, तो ये जो शाफ्ट है ये ऊपर भी जाएगा, कभी कभी नीचे भी आएगा, ठीक है। तो ये टोटली पैरेलल नहीं रहता है, इंक्लाइंड रहता है। और यूनिवर्सल कपलिंग क्या करता है, इट अलाउज पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पॉजिटिव ट्रांसमिट करता है पावर को एट लार्जर एंगल, बहुत बड़ा एंगल में, एट ऑलमोस्ट 180 डिग्री एंगल में, क्योंकि ये आप देख सकते कि इधर मतलब ये ऊपर भी जाता है ऊपर भी आता है, तो मतलब ऑलमोस्ट 180 डिग्री एंगल में ये पावर को ट्रांसमिट करता है। और ये ज़्यादातर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते ज़्यादातर ऑटोमोबाइल पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर का, ए रिवेट इज स्पेसिफाइड एज ए 20 mm रिवेट, व्हाट डज इट मीन। मतलब बोल रहा है एक रिवेट को हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 20 mm रिवेट है, तो 20 mm रिवेट का मतलब क्या है। तो रिवेट का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, हम पहले ही बता दिया, रिवेट का साइज लेते हैं हम लोग शैंक का डायमीटर के ऊपर, शैंक का डायमीटर के ऊपर हम लोग रिवेट का साइज लेते हैं, ठीक है। तो 20 mm मतलब शैंक डायमीटर 20 mm, और रिवेट का जो डायमीटर है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना स्ट्रेंथ जरूरी होता है। जितना स्ट्रेंथ जरूरी होगा उतना ही मतलब मोटा रिवेट होगा, और जितना कम स्ट्रेंथ का जरूरी है उतना पतला रिवेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग डन विथ स्लिप गेजेस एज शोन इन फिगर बिलो। इसमें क्या बोल रहे हैं, इस स्लिप गेज के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लिप गेज के साथ एक स्लिप गेज के ऊपर एक स्लिप गेज को हम लोग ऐसे मतलब रगड़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ऐसे प्रेस कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी हम लोग एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज को मूव करता है, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता है, जिसको बोलते हैं रिंगिंग प्रोसेस। जो एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज को लेकर रबिंग करने को बोलता है रिंगिंग प्रोसेस। पहले जानना है स्लिप गेज किस मटेरियल से बनता है। स्लिप गेज बनता है हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। लो थर्मल एक्सपेंशन क्यों, कुछ कुछ मेटल होता है जो हीट देने से एक्सपेंस हो जाता, बड़ा हो जाता, तो लो थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट देते फिर भी वो एक्सपेंस नहीं होता। तो हाई ग्रेड स्टील से बनता है, और इसका ऊपर ये लैपिंग किया जाता है। लैपिंग किया होता है इसीलिए इसका बहुत ही प्रिसिशन फिनिशिंग होता है। तो जब भी हम लोग एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज को हम लोग रबिंग करते हैं, तब तो वो स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज के साथ चिपक जाता है, इसको रिंगिंग प्रोसेस बोलता है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंगिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर का, द एबिलिटी बाय व्हिच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड। बोल रहा है एक मेजरिंग डिवाइस है जो छोटा से छोटा डिफरेंस को भी मेजर करता है, छोटा से छोटा अगर क्वांटिटी मतलब डिफरेंस हो रहा है वो भी मेजर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी उसको बोलता है। और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन का और सेंसिटिविटी का अंदर बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट रहता था कि ये क्या होता है, तो हम बता देते एक्यूरेसी क्या होता है। तो एक ड्राइंग का द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। सोच लो कोई भी एक पॉइंट है, एक टारगेट पॉइंट है, ठीक है, एक गोला है, इसमें एक टारगेट पॉइंट है, हम लोग गान से गोली कर रहे हैं। तो गोली कर रहे हैं मतलब क्या है, इसका आसपास अगर जा रहा है मतलब इधर अगर हो रहा है, गोली अगर इधर मतलब जाके लगा तो क्या होगा, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, मतलब बहुत एक्यूरेसी है, उसका पास पास जा रहा है। लेकिन और प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन मतलब गोली चला रहा है, गोली सोच लो इधर आके लग रहा है और इधर आके लग रहा है, इधर आके मतलब ये क्या है, सेम हर बार एक ही रीडिंग दे रहा है, मतलब वही सेम रीडिंग दे रहा है, मतलब वो होता है प्रिसिशन।
अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसिशन क्या है, तो आप लोग शायद इजीली बता सकते हैं कि रिपीटेबिलिटी, मतलब अगर सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम मेजरिंग मेथड हम लोग फॉलो करके अगर एक ही माप को, मेजर को बार बार देते हैं, मतलब रिपीटेबिलिटी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिशन। और जो इसका आसपास होता है उसको बोलते हैं एक्यूरेट, और जो स्मॉल डिफरेंस को भी मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। बहुत इजी है। ये सिर्फ आपको डायग्राम याद रहना चाहिए कि ये गान पॉइंट है, ये अगर इसका पास में जाकर अगर वो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होता है, और ये अगर पास में लग रहा है, ये हर बार इधर जाके मतलब गोली लग रहा था, मतलब क्या है, प्रिसिशन है, मतलब बार बार एक ही रीडिंग दे रहा है। वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिसिशन मतलब एक ही रीडिंग हो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील इज टू बी डन द एब्रेसिव यूज्ड विल बी। जब हम लोग सॉफ्ट स्टील का लैपिंग करते तब कौन सा एब्रेसिव यूज होता है? जो लैपिंग होता है वो होता है पीसीसी एंड फिनिशिंग ऑपरेशन। हम लोग किसका द्वारा कर सकते हैं? फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स का द्वारा कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग एब्रेसिव देखेंगे, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कास्ट आयरन हार्ड स्टील का ऊपर लैपिंग करने का टाइम यूज करते हैं। हेवी स्टॉक रिमूवल जब भी जरूरत होता है तब हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट स्टील का ऊपर यूज करते हैं। ठीक है। जैसे अगर होता है बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड होता है थोड़ा महंगा होता है, ये डायमंड का नीचे होता है, मतलब डायमंड से कम महंगा होता है, दाम उससे कम होता है डायमंड से, और ये भी बहुत हार्ड होता है, डायमंड से कम होता है। तो ये बहुत ही मतलब महंगा होता है, इसीलिए ज़्यादातर जगह में हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत रेयर जगह में यूज़ करते हैं। तो डाइज और गेजेस का ऊपर हम लोग फिनिशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं बोरोन कार्बाइड। डायमंड होता है सबसे महंगा, सबसे हार्ड एंड एब्रेसिव, इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ टंगस्टन कार्बाइड को लैपिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज मॉडल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ये जो बोल रहा है 160 नंबर का, इसमें ग्राइंडिंग व्हील का फोटो है। तो ए और बी क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ए और बी, ए इंडिकेट कर, ए मतलब क्या? बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ बॉन्ड होना चाहिए, मतलब एक का साथ एक को, मतलब एक रिलेशन होना चाहिए। अब देख सकते हैं एक इसको, ए इसका साथ पकड़ के रखा है, ए इसका साथ, तो ए क्या है? ए होता है बॉन्ड, और बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोरोसिटी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बॉन्ड और बी पोरोसिटी। तो मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भी अच्छा से मैं बताते रहूँगा। व्हाट टाइप ऑफ गियर्स इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन? मतलब बोल रहे कौन सा गियर यूज होता है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए? तो हम लोग जब रैक एंड पिनियन यूज करते हैं तब हम लोग रोटरी मतलब ऐसे घुमाते हैं हैंडल को, और वो ऊपर या नीचे बढ़ता है, लीनियर होता है। तो इसको बोलता है, ये कौन सा होता है? रैक एंड पिनियन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बीवेल गियर की अगर बात करेंगे तो बीवेल गियर में क्या होता है? दो शाफ्ट में ये पावर को ट्रांसमिट करता है कोई भी एंगल में। ठीक है। तो कोई भी एंगल में हम लोग बीवेल गियर से हम लोग जो पावर है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसका जो टीथ होता है स्पाइरल भी होता है, कभी कभी स्ट्रेट भी होता है, स्ट्रेट या स्पाइरल होता है। और एक याद रहना चाहिए कि हैंड ड्रिलर जो होता है, हैंड ड्रिल मशीन जो होता है उसमें बीवेल गियर रहता है, उसमें बीवेल गियर 90 डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर का, आप देख सकते हैं, इन ए बेल ड्राइव शोन बिलो व्हाट इज द पुली ए इज कॉल्ड। ये जो बेल ड्राइव है ये भी पावर ट्रांसमिशन चैप्टर का अंदर आता है, ये भी पावर ट्रांसमिट करता है, ड्राइवर से ड्रिवन गियर में पावर को ट्रांसमिट करता है। तो आप देख सकते हैं ये ओपन बेल ड्राइव है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इधर स्लैकनेस हो रहा था, ये अगर हम लोग यूज़ नहीं करते तो क्या होता है? ऐसे स्लैकनेस होता है। तो इसके लिए हम लोग एक पुली यूज़ करते हैं। ये पुली को क्या बोलता है? तो आप क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, इस पुली को जॉकी पुली बोलता है या आइडलर पुली बोलता है? इसको जॉकी पुली भी बोलता है। ठीक है।
तो आइडियलर पुली या जॉकी पुली हम लोग कहाँ यूज़ करते, जब दोनों पुली का बीच में स्लैकनेस होता है, लूज ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग उसके लिए जो स्लैकनेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉकी पुली यूज़ करते हैं, एक जॉकी पुली यूज़ कर देते हैं। जॉकी पुली यूज़ करने से क्या होता है, जो रैपिंग एंगल होता है, रैपिंग एंगल भी बढ़ जाता है और जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो भी बढ़ता है, इसीलिए हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। तो हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉकी पुली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट इन यूज़, वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट यूज़ होता है, व्हिच वन इज़ नॉट अमंग देम, इसमें कौन सा बेल्ट का टाइप नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्लैट बेल्ट भी होता है, वी बेल्ट भी होता है, जैसे वी बेल्ट का साथ मल्टीपल वी बेल्ट भी होता है, टूथेड बेल्ट भी होता है, टूथेड बेल्ट की दूसरा नाम होता है टाइमिंग बेल्ट भी होता है, ठीक है। और बाकी एक होता है लिंक्ड बेल्ट भी होता है, रिब्ड बेल्ट भी होता है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए, वी बेल्ट हम लोग जनरली ओपन ड्राइव में यूज़ करते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव में यूज़ करते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस, जब पुली दो पुली का बीच में शॉर्ट डिस्टेंस होता है तब हम लोग वी बेल्ट यूज़ करते हैं। वी बेल्ट में ट्रेपीजोडियल क्रॉस सेक्शन होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए ट्रेपीजोडियल क्रॉस सेक्शन। अब वी बेल्ट का जो एंगल होता है वो होता है ऑलमोस्ट 40 डिग्री, ऑलमोस्ट 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर का, इन द फिगर ऑफ ए गियर शोन बिलो व्हाट इज डिस्टेंस ए इज कॉल्ड, इसमें एक गियर का ड्राइंग दिखा रहा है और डिस्टेंस ए को क्या बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस ए इधर नहीं लिखा, इधर इंडिकेट नहीं किया, लेकिन आंसर का मुताबिक इसका जो ऑप्शन होगा यही ऑप्शन होगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एडेंडम, ठीक है। और इसको बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं डिडेंडम, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर का, इन ए पेयर ऑफ गियर्स द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर टीथ इज कॉल्ड, जब भी हम लोग एक पेयर का गियर यूज़ करते हैं तब क्या होता है, उसका बीच में जो क्लियरेंस रहता है, जो बीच में जो क्लियरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैकलेस, ठीक है, बैकलेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइल, इसमें फाइल का पार्ट क्या है। तो हील भी फाइल का पार्ट होता है, टिप भी होता है, और तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ हील एंड टिप, ठीक है। तो फाइल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फाइल का लेंथ हम लोग कहाँ से लेते हैं, टिप टू हील हम लोग फाइल का लेंथ लेते हैं, कभी कभी टिप का जाएगा पॉइंट भी दे देते हैं, तो पॉइंट टू हील भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर, इसमें जो टूल दिखा रहा है तो ये कौन सा टाइप का टूल है या कौन सा टूल है, ये होता है फाइल। फाइल इज ए कटिंग टूल, इट कट्स द मटेरियल, इट कट्स द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस, ठीक है। मतलब फाइल एक कटिंग टूल होता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल को, वर्क पीस का एक्स्ट्रा मटेरियल को काटता है। और फाइल इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर देख लेते हैं फाइल अगर कटिंग टूल होता है तो चीजेल भी कटिंग टूल होता है, माइक्रोमीटर होता है मेजरिंग टूल, अस्क्राइबर होता है मार्किंग टूल, ठीक है। तो चीजेल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है ऑक्टागोनल भी होता है, कभी कभी हेक्सागोनल भी देता है, तो दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ऑक्टागोनल राइट आंसर हो जाएगा। और माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है नट एंड बोल्ट होता है, नट एंड बोल्ट, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, और स्क्राइबर का जो इट इज़ मेड अप ऑफ, स्क्राइबर इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील, ठीक है। और इसका जो शार्प पॉइंट है उससे मतलब एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए हम लोग कॉर्क लगाते हैं, CORK, ठीक है। आप लोग को ये 3-4 पॉइंट याद रहना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में बताने का कोशिश करूँगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखने का कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द हेक्सो ब्लेड स्पेसिफाइड, हेक्सो ब्लेड को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो हेक्सो रिलेटेड जो भी पॉइंट है, हेक्सो चैप्टर को मैं डिटेल्स में कंप्लीट करा दिया हूँ, तो आप लोग जाके चैनल से देख सकते हैं, चैनल का प्लेलिस्ट में जाके हेक्सो या चैनल का जो वीडियो है उधर जाके हेक्सो का वीडियो अगर देख लेंगे तो हेक्सो से जितना सारा क्वेश्चन होता है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हेक्सो क्या है, हेक्सो क्या क्या काम होता है, कैसे स्पेसिफाई करता है, सब कुछ मैं बता दिया। तो हेक्सो ब्लेड को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, लेंथ, पिच एंड टाइप ऑफ मटेरियल, लेंथ, पिच एंड टाइप ऑफ मटेरियल, इसको हेक्सो ब्लेड को स्पेसिफाई करते हैं। तो कैसे करते हैं, अगर देखेंगे लेंथ होता है 300 mm, सोच लो लेंथ, दो लेंथ होता है हेक्सो ब्लेड का स्टैंडर्ड लेंथ, एक 250 mm होता है, एक 300 mm, तो सोच लो 300 mm हुआ इंटू क्या होता है 1.8 mm पिच, लेंथ पिच बोला है। और टाइप ऑफ मटेरियल तो ऑल हार्ड होगा या लो एलोय, ऑल हार्ड, ठीक है।
तो क्या होता है 300 mm या 250 mm दोनों होता है। 1.8 mm होता है कोर्स पिच और मीडियम पिच होता है 1.1 या 1.4 और जो फाइन पिच होता है वो होता है 0.8 और जो हेक्सो ब्लेड का मटेरियल होता है वो होता है लो एलो स्टील या हाई स्पीड स्टील और जो ऑल हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है। ऑल हार्ड मतलब पूरा ब्लेड हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल मतलब सिर्फ टीथ पोर्शन हार्ड होता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड का थिकनेस ऑल हार्ड ब्लेड से कम होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हेक्सो ब्लेड को स्पेसिफाई करते हैं। तो हेक्सो को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ब्लेड को तो स्पेसिफाई कर लिया, हेक्सो को स्पेसिफाई कैसे करते हैं? टाइप एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड दैट कैन बी फिक्स्ड इनटू द हेक्सो फ्रेम, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड, तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे जो टाइप होता है, टाइप सोच लो, एक एडजस्टेबल टाइप होता है और एक होता है सॉलिड टाइप। अगर एडजस्टेबल टाइप होगा तो एडजस्टेबल टाइप और मैक्सिमम लेंथ सोच लो 300 mm, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हेक्सो को स्पेसिफाई करते हैं, हेक्सो को स्पेसिफाई, और पहले तक कैसे हेक्सो ब्लेड को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस होता है। 170 नंबर का, फॉर व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल शार्प पॉइंट एंगल इज गिवन टू चिजेल। बोल रहे कौन सा टाइप का मटेरियल के लिए चिजेल का शार्प पॉइंट एंगल होता है। तो मैं पहले ही बता दिया, एक बार नहीं बहुत बार बताया कि जो पॉइंट एंगल होता है ड्रिल का या चिजेल का, पॉइंट एंगल डिपेंड करता है मटेरियल का हार्डनेस का ऊपर। जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसका पॉइंट एंगल उतना ही बड़ा होगा और मेटल जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उसका पॉइंट एंगल उतना ही छोटा होगा। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए छोटा पॉइंट एंगल होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल के लिए चिजेल का जो शार्प पॉइंट एंगल होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चिजेल फॉर माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील को चिजेल से काटने के लिए जो कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल या उसका सेम नाम इंड्यूस्ड एंगल होता है वो कितना होता है, उसका वैल्यू वो होता है 55 डिग्री। तो मैं पहले ही बता दिया कि जो सॉफ्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है, कि मटेरियल का हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। हार्ड होगा तो जो पॉइंट एंगल बड़ा होगा। तो माइल्ड स्टील अगर 55 डिग्री होता है तो एल्यूमिनियम और भी सॉफ्ट होता है, इसलिए एल्यूमिनियम को पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर का, आइडेंटिफाई द ड्रिलिंग मशीन शोन इन द फिगर। ये जो ड्रिलिंग मशीन दिखा रहे हैं कौन सा टाइप का ड्रिलिंग मशीन? ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है। जो बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है ना, सेंसिटिव बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन है, उसका बड़ा वर्जन होता है। बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन सिर्फ बेंच में फिक्स होता है और ये पिलर टाइप ये फ्लोर का साथ फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, जो टेबल रहता है वो रैक एंड पिनियन से काम करता है। तो इसमें एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर रहता है और ये लाइट ड्यूटी काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे बेंच ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है 12.5 mm तक हम लोग ड्रिल कर सकते हैं और पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है 12.5 mm से बड़ा होल को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस मतलब ड्रिल को होल्ड करता है ऐसा डिवाइस है। तो ड्रिल को होल्ड करता है कौन सा? ड्रिल चॉक होल्ड करता है, ठीक है। तो ड्रिल चॉक इज द राइट आंसर। तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल को ड्रिल चॉक यूज करता है, ड्रिल चॉक पकड़ता है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन टैप। ब्रोकन टैप मतलब जब हम लोग टैपिंग करते हैं, टैप अगर ब्रोकन हो जाता है तो टैप को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो इसको बोलते हैं, जो यूज़ करते होता है टैप एक्सट्रैक्टर। तो टैप एक्सट्रैक्टर है कि नहीं देख लेते हैं। यूज़ ऑफ पंच, यूज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूज़ ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन का हिसाब से इसका राइट आंसर बोल रहा है, जो इधर आंसर दिया है उसमें सी को मान रहा है, लेकिन सी राइट आंसर नहीं होगा। आर्क वेल्डिंग करके नहीं होता है। हम लोग पाँच दे यूज़ करके स्क्वाड टेप और पाँच यूज़ करके टैप को रिमूव कर सकते हैं, ब्रोकन टैप को। तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो टैप ब्रोकन होगा उसका ऊपर एक छोटा सा ड्रिल करना है। जो ड्रिल क्या होगा, जो टैप का जो साइज था उससे आधा साइज वाला ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्वाड टेप और पाँच को घुसाना पड़ेगा। उसका बाद स्क्वाड टेप और पाँच को धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टैप उधर धीरे धीरे बाहर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर का, व्हिच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ द थ्रेड। थ्रेड का पिच चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज यूज करते हैं? तो हम लोग करते हैं स्क्रू पिच गेज यूज करते हैं। स्प्रिंग स्टील सीट से बनता है, ठीक है, स्प्रिंग स्टील सीट से बनता है। और प्रोफाइल, इट compares the profile of the thread and checks the pitch of the thread. नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर का, माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन
जो माइक्रोमीटर होता है एक मेजरिंग डिवाइस होता है, मेजरिंग टूल होता है, एक कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, स्क्रू एंड नट में काम करता है। माइक्रोमीटर को होते हैं एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, इंटरनल माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर और होता है इनसाइड माइक्रोमीटर। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वो एक्सटर्नल में मेजरमेंट को ले सकता है, ठीक है। और जो इंटरनल माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, तो वो इंटरनल जो माप है उसको ले सकता है। और अगर देखेंगे जो माइक्रोमीटर का एनविल होता है वो टंगस्टन कार्बाइड से बनता है, ठीक है। और माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप में बट्रेस थ्रेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ नोड्यूलर कास्ट आयरन। जो नोड्यूलर कास्ट आयरन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसका दूसरा नाम होता है डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन तो हम लोग जानते हैं ग्रे कास्ट आयरन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं मशीन टेबल्स, जो मशीन का बेस होता है उधर हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग लेद मशीन का जो बेड होता है वो ग्रे कास्ट आयरन से बनता है, तो हाँ इसका हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और इट कैन बी वेल्डेड। इसको वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग करने से पहले हम लोग को प्रीहीट देना पड़ता है। और वाइट कास्ट आयरन जो होता है, वाइट कास्ट आयरन का दूसरा नाम होता है चिल्ड कास्ट आयरन। और जो नोड्यूलर कास्ट आयरन होता है उसका नाम होता है डक्टाइल कास्ट आयरन, ठीक है। इसमें जो डक्टाइल प्रॉपर्टी रहता है, डक्टिलिटी रहता है, टफनेस रहता है, टेंसाइल प्रॉपर्टी भी रहता है। और हम लोग जहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं ग्रे कास्ट आयरन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन नोड्यूलर कास्ट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ये बहुत ही मतलब लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ही कम दाम में हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन परसेंटेज कम कौन सा स्टील में है, कौन सा कार्बन स्टील में है, तो माइल्ड स्टील में सबसे कम है, ठीक है। माइल्ड स्टील मतलब होता है मृदु इस्पात, जिसका कार्बन परसेंटेज होता है 0.15 से 0.3 तक, ठीक है। हाई कार्बन का होता है 0.3 से 0.7 तक, और जो हाई स्पीड होता है 0.7 से 1.5 तक होता है। और जो डेड माइल्ड स्टील होता है, डेड माइल्ड स्टील का होता है 0.05 से 0.15 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर का, इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। जो हीट ट्रीटमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का काम क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेटल का फाइन ग्रेन हम लोग कर सकते हैं, मेटल का अंदर जो फाइन ग्रेन हम लोग बना सकते हैं। और क्या करते हैं, और इसका अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है उसको हम लोग रिलीव कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो करते हैं 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का ऊपर देना पड़े। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कैसे होता है, जैसे हम लोग कोई भी मेटल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में हम लोग गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको स्टील रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, या ड्राई एयर में हम लोग छोड़ देते हैं कूलिंग करने के लिए, और धीरे धीरे कूल हो जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हम लोग एयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर का, व्हिच हीट ट्रीटमेंट इज डन ऑन स्टील टू इंक्रीज द कटिंग एबिलिटी। मतलब कटने का जो एबिलिटी होता है, जो क्षमता होता है, वो कौन सा प्रॉपर्टी से मिलता है, वो मिलता है हार्डनिंग प्रॉपर्टी से। तो हार्डनिंग मतलब क्या है, अगर कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा तो दूसरे मेटल को काट नहीं सकता। तो क्या होता है, वो मेटल को जो टूल रहता है उसको हार्ड करना पड़ता है, वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसका काटिंग एबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शोन इन द फिगर। ये जो फिगर में फोर्जिंग टूल का ड्राइंग दिखा रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लैटर। ये फ्लैट करता है, ठीक है। ये फोर्जिंग का टाइम ये फ्लैट सरफेस बनाता है, ठीक है। नार्लिंग इज डन जनरली एट ए डैश स्पीड। नार्लिंग जो करते हैं हम लोग बहुत स्लो स्पीड में करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है, धीरे धीरे इसको करना पड़ता है। और इसका जो स्पीड होता है वो होता है 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड। जो टर्निंग स्पीड होता है इसका 1/3 होता है। टर्निंग स्पीड अगर 90 मीटर पर मिनट होगा और इसका 1/3 मतलब 30 मीटर पर मिनट हम लोग को तब रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नार्लिंग जो होता है वो हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग करते पॉजिटिव ग्रिप के लिए करते हैं, ठीक है, और बेटर अपीयरेंस के लिए करते हैं। और इसका जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं। जनरली हम लोग नार्लिंग करते हैं प्रॉपर ग्रिपिंग पाने के लिए, ठीक है। तो जो नार्लिंग होता है वो नार्लिंग का 3 पिच होता है, एक होता है 1.75,
एक होता है 1.25 और एक होता है 0.75। ये होता है कोर्स, ये होता है मीडियम और ये होता है फाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर का, नेम द फोर्जिंग ऑपरेशन बाय व्हिच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पीस ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड एंड लेंथ ऑफ द पीस इज रिड्यूस। तो फोर्जिंग ऑपरेशन में कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक पीस ऑफ स्टॉक का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बढ़ते रहता है और जो लेंथ होता है वो रिड्यूस होता है। मतलब एक अगर इतना अगर लंबा मेटल है और इतना क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, इधर से इधर तक, ठीक है, इधर से इधर तक, और लंबा इतना है। जब भी हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है और इसका जो लेंथ है कम हो जाता है। लेंथ इतना से इतना तक कम हो गया और इसका जो क्रॉस सेक्शन है बढ़ गया। तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते, ये जो ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑफसेटिंग, ऑफसेटिंग बोलता है। और इसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी को बोलता है ड्राइंग आउट ऑपरेशन। उसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो कम होता है और ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए। ऑफसेटिंग का 3 ऑफसेटिंग होता है, एक होता है एंड ऑफसेटिंग, एक होता है सेंटर ऑफसेटिंग और एक होता है फुल ऑफसेटिंग या जंपिंग। एंड ऑफसेटिंग मतलब सिर्फ एंड में ऑफसेटिंग करते, एंड मतलब ऑफसेटिंग द एंड ऑफ ए पीस ऑफ स्टॉक, मतलब सिर्फ जो इसका जो एंड पोर्शन है उसको सिर्फ हम लोग ऑफसेटिंग करते हैं। और जो सेंटर ऑफसेटिंग होता है, द ऑफसेटिंग द सेंटर पोर्शन ऑफ ए पीस ऑफ स्टॉक, मतलब सेंटर पोर्शन को हम लोग ऑफसेटिंग करते हैं। और जो जंपिंग या फुल ऑफसेटिंग होता है उसमें पूरा ऑफसेटिंग हम लोग करते हैं। उसमें क्या होता है, टोटली वो ऑफसेटिंग हो जाता है, इसको जंपिंग भी बोलता है। तो इधर से जितना ज़्यादा हो सके मैं क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहा हूँ और जितना एक्सप्लेन करने का है मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि निमी का जो जितना सारा मैं वीडियो बनाया हूँ, जो पिछले जो 3 वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं जितना ज़्यादा हो सके डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का एग्जाम के लिए। तो निमी का जो पिछला वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ टिग वेल्डिंग टॉर्च होल्ड्स द इलेक्ट्रोड। तो टिग वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है, तो कॉलेट होल्ड करता है। ठीक है, जैसे हम लोग का लेद में कॉलेट चौक यूज होता है वैसे ही कॉलेट टिग वेल्डिंग टॉर्च में यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, और टिग वेल्डिंग से अगर बताएंगे तो टिग वेल्डिंग मतलब क्या, टंगस्टन इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या होता है, टिग वेल्डिंग में हम लोग आर्गन गैस को जनरली यूज करते हैं। अगर आर्गन ऑप्शन में रहेगा तो आर्गन राइट आंसर हो जाएगा, टिग वेल्डिंग के लिए यूज होता है। अगर ऑप्शन में हीलियम है तो हीलियम राइट आंसर हो जाएगा, अगर दोनों रहेगा तो आर्गन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टिग वेल्डिंग के लिए हम लोग आर्गन और हीलियम को यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल। तो ये लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर के हैं, मैं लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर को डिस्कस कर दिया और इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अगर किसी का कुछ भी डाउट रहे तो उधर से वीडियो जाके देख सकते, क्योंकि लिमिट फिट टॉलरेंस मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इसमें जो एक एक फंडा है, किसको बेसिक होल बोलता है, किसको बेसिक शाफ्ट बोलता है, वो आप लोग को जानना चाहिए। तो जनरली जो होता है बेसिक होल के लिए हम लोग जनरली कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो बेसिक होल के लिए हम लोग एच यूज करते हैं। और जो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा एच। और जो बेसिक शाफ्ट होता है वो होता है स्मॉल लेटर में एच। ठीक है, बेसिक शाफ्ट मतलब स्मॉल एच और बेसिक होल मतलब कैपिटल एच। नेक्स्ट 186 नंबर का, ए पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव ए डैश फीट। जो पॉजिटिव अलाउंस रहता है ऑलवेज कौन सा फीट में, क्लियरेंस फीट में रहता है। तो लिमिट फीट टॉलरेंस का मैं एक ही वीडियो अपलोड किया, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम दिखा देंगे कैसे क्लियरेंस फीट और इंट्रेंस फीट, ट्रांजिशन फीट निकालना पड़ता है। हर चीज़ हम दिखा देंगे, कैसे अपर डिविएशन लोअर डिविएशन सब कुछ निकालने का फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फीट। और अगर बोलता है कि ऑलवेज पॉजिटिव का जगह अगर ऑलवेज नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव लिखता तो क्या हो जाता, इंटरफेरेंस फीट होता। तो कभी कभी समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव होता, तब आंसर हो जाता ट्रांजिशन फीट। तो मैं जब आप लोगों को समझा रहा हूँ शायद आप लोगों को पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मैं जितना सारा क्लास लेता हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है। तो वीडियो देखिए, और भी मस्त मस्त वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर का, हाउ मेनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर इन द BSI सिस्टम। जो BT स्टैंडर्ड सिस्टम में होता है उसमें टोटल जो फंडामेंटल डिविएशन होता है, फंडामेंटल डिविएशन में क्या होता है 21 फंडामेंटल डिविएशन, और फंडामेंटल टॉलरेंस होता है 16।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल टॉलरेंस बोला है तो ए हो जाएगा 16 राइट आंसर हो जाएगा। अगर BIS में पूछता तब हो जाता 25 हो जाता हम लोग का फंडामेंटल डिविएशन और फंडामेंटल टॉलरेंस हो जाता 18। ठीक है, तो ये BIS में होता है और BSI में होता है उसका उल्टा, एक होता है 21 और होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द फिगर। ये कौन सा गेज है आप लोगों को पहचानने के लिए बोला है, ये स्नैप गेजेस। तो स्नैप गेज क्या करता है, स्नैप गेज जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है उसको चेक करता है। ठीक है, तो गेज जब भी होता है, गेज ऑलवेज ए चेकिंग इंस्ट्रूमेंट और इट इज़ मेड अप ऑफ, जैसे जो गेज होता है जनरली गेज जो मेड अप ऑफ होता है वो बोलते हैं एलो स्टील से होता है। एलो स्टील मतलब कोई भी एलोय हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में, एन इंस्पेक्शन इज जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन और फॉर्मल इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो क्या बोल रहा है कि ये जो इंस्पेक्शन होता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी संस्था के एक कोई भी एक मतलब परीक्षा निरीक्षा करता है वो एक होता है, या फॉर्मल मतलब डेली का एक एक्सरसाइज होता है उसको इंस्पेक्शन करने का। तो ये सही में राइट है क्योंकि इंस्पेक्शन हम लोग को डेली करना पड़ता कि ये सही है कि नहीं। और क्वालिटी कंट्रोल इज ए शॉर्ट प्रोसेस बाय व्हिच एंटाइटल्स रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल एक शॉर्ट प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑल फैक्टर का प्रोडक्शन के लिए ऑल फैक्टर का एंटाइटल को हम लोग रिव्यू देते हैं क्वालिटी कंट्रोल से। तो ये दोनों राइट आंसर है, इसीलिए जो स्टेटमेंट 1 और 2 हो जाता ये राइट हो जाता। ठीक है, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। तो मैं आज थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है समझ में तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को अच्छा से समझा दूंगा क्योंकि आज थोड़ा बिजी हूँ मैं। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो ख़त्म करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, मगर मेहनत मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। मतलब फ्रिक्शन कम होता है जिसमें, तो कौन सा बियरिंग में होता है, सॉलिड बियरिंग तो फ्रिक्शन बियरिंग होता है, और जो थ्रस्ट बियरिंग होता है वो भी फ्रिक्शन बियरिंग होता है, लेकिन एंटी फ्रिक्शन होता है बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग। ठीक है, तो बॉल बियरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कन्वेयर। तो इसमें कन्वेयर कौन सा नहीं है, कन्वेयर ये क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर दिया। जो एयरपोर्ट में जो बेल्ट होता है, सब बोलते हैं बेल्ट से लगेज को लेना पड़ता है, तो ये कन्वेयर है। तो जो लागे कोई भी एक चीज़ इधर अगर कोई भी चीज़ रखेंगे तो रोटेटिंग एक बेल्ट होता है जिसमें कोई भी अगर हम लोग अगर बैग ही सोच लो, बैग को रखते तो इधर से अगर रखे तो हम लोग इधर से आके कलेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर जॉब को इधर रख देंगे तो इधर से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रोटेट होके आता है। तो ऐसे बेल्ट होता है, जैसे बेल्ट कन्वेयर भी होता है, रोलर कन्वेयर भी होता है और पैलेट कन्वेयर भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कन्वेयर का कौन सा टाइप नहीं है, तो तीनों ही टाइप होता है, तो सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ दिस होता है, तो तीनों कन्वेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर का, फॉर जनरल पर्पज द रफनेस वैल्यू आर ग्रेडेड इनटू डैश ग्रेडेड। जो रफनेस वैल्यू होता है वो कितना ग्रेड में होता है, वो 12 ग्रेड में टोटल होता है, N1 से N12 तक होता है। ठीक है, तो N1 का वैल्यू होता है 0.025 होता है और N12 का वैल्यू होता है N12 का वैल्यू होता है 50। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए N2 होता है, जो होता है N2 होता है 0.05 होता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे डबल होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस इरेगुलरिटीज। मतलब सरफेस रेगुलर होना चाहिए, तो सरफेस अगर टोटली फ्लैट होगा तो वो रेगुलर होता है, लेकिन इरेगुलर मतलब वो सरफेस टोटली फ्लैट नहीं है। तो जो रफनेस होता है वो रफनेस ऐसे रफनेस होता है, वो इरेगुलर सरफेस होता है, और जो वेव जैसा होता है वो भी इरेगुलर सरफेस होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं रफनेस भी होता है और जो वेवनेस है वेवनेस भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ रफनेस एंड वेवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर इज द वर्कपीस यूजुअली पुट इन द प्रेस वर्क। जब हम लोग प्रेस वर्क करते हैं, मतलब ये सीट मेटल का चैप्टर है, तो सीट मेटल के चैप्टर में धीरे धीरे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक नोट्स बना के कि आप सभी के लिए सामने ला सकता हूँ, तो उसमें मैं बता दूंगा, तब तक हम लोगों के साथ जुड़े रहना। जो प्रेस वर्क होता है उसमें एक डाई रहता है, सोच लो ऐसा एक डाई रहता है, तो डाई क्या करता है, डाई का ऊपर रहता है एक वर्कपीस और एक होता है पांच। ठीक है,
तो 5 जब भी इधर से प्रेस होता है तो इसका जो डाई का जो शेप होता है वो वर्कपीस के ऊपर भी हो जाता है। 5 ऐसे आता है तो जो वर्कपीस होता है उसमें भी हो जाता है वैसे ही शेप। तो इसीलिए हम लोग वर्कपीस को डाई का ऊपर रखते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन डाई। नेक्स्ट, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन ऑन द। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या है वो सबसे पहले जानना है। तो मैं पहले ही बता दिया, सोच लो एक ऐसा डाई है, ठीक है, एक ऐसा डाई है, एक गोल है, ठीक है, इसके ऊपर एक पीस वर्कपीस को रखा हूँ मैं, और एक 5 है। तो 5 जब भी इधर से प्रेस किया तो वर्कपीस में भी ऐसे तुम्हारा ऐसे एक गोल बनेगा, ठीक है, और ये जो गोल बनेगा ये इधर से तो एक होल हो जाएगा, और एक जो पार्ट निकलेगा वो हो जाएगा उसका प्रोडक्ट, ठीक है, और बाकी जो वर्कपीस का बाकी जो पार्ट रहेगा वो हो जाएगा स्क्रैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ये जो होल बनाने के बाद जो ये प्रोडक्ट निकाल के आ जाएगा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं स्क्रैप। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में यही होता है, ठीक है। और क्या होता है पंचिंग ऑपरेशन में, क्या होता है सेम उल्टा होता है। और पंचिंग ऑपरेशन में क्या होता है, सोच लो एक डाई है, तो इधर से जब 5 से होल बनाते हैं तो ये जो निकालते हैं, ये जो पोर्शन निकालते हैं इसको बोलते हैं स्क्रैप, और ये जो वर्कपीस रहता है वर्कपीस इसको बोलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो पंचिंग ऑपरेशन है और ब्लैंकिंग ऑपरेशन है टोटली अपोजिट होता है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में छोटा वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट, और ये होता है वर्कपीस जो पहले था वो होता है स्क्रैप, ठीक है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए। तो क्लियरेंस हम लोग कहाँ देते हैं, हम लोग देते हैं 5 के ऊपर क्लियरेंस देते हैं, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिवेटेड जॉइंट शोन इन द फिगर। जो फिगर में रिवेटेड जॉइंट दिखा रहा है कौन सा जॉइंट है, तो आप लोग को ये देखना चाहिए इसमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है अगर इस प्लेट का ऊपर ऐसे ऐसे अगर है, कोई भी प्लेट ऐसे है तो ये हो जाएगा लैप जॉइंट, ठीक है। तो इधर कितना रिवेट है, एक ही रिवेट है, इसीलिए सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। तो देख लेते ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ ऑप्शन में है सिंगल रिवेट, इधर है सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो बार्ट जॉइंट कैसे होता है, बार्ट जॉइंट होता है ऐसे होता है, बार्ट जॉइंट ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ऊपर वाला प्लेट ऐसे बीच में रहता है, और इधर क्या है एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर रहता है। तो ऐसे जब रहेगा ये हो जाएगा लैप जॉइंट, और एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट जब रहेगा ये हो जाएगा बार्ट जॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर का, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट शुड बी डैश टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट। जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए रिवेट का बीच में, एक रिवेट से दूसरा रिवेट का, जिसको बोलते हैं पिच, वो क्या होना चाहिए 3D होना चाहिए, डायमीटर का 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। और जो प्लेट का नज़दीक एक रिवेट होता है ना, जो लास्ट रिवेट होता है उसका सेंटर पोर्शन से जो नज़दीक प्लेट जो होता है, प्लेट का किनारा तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलता है मार्जिन, जिसको एम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो उसका वैल्यू होता है 1.5D। जो लास्ट में जो रिवेट रहता है उसका सेंटर पोर्शन से जो मेटल का प्लेट का जो नज़दीक वाला जो किनारा है उसका बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका वैल्यू होता है 1.5D, जिसको बोलता है मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या यूज होता है, गियर भी यूज होता है, क्लच भी यूज होता है, कपलिंग भी यूज होता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस अबव। पावर ट्रांसमिशन मतलब पावर को ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसमिट करता है। तो कपलिंग में एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में करता है, गियर में भी एक गियर से दूसरा गियर में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग। लैपिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज होता है, तो मैं पहले ही बता दिया, लैपिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज होता है, डायमंड भी यूज होता है, और होता है बोरोन कार्बाइड भी होता है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर का, इसमें बोल रहा है नेम द मशीन शोन इन द फिगर। जो फिगर में मशीन दिखा रहा है कौन सा मशीन है, तो आप देख सकते हैं इधर अगर कोई चला किसे देख सकते हैं कि इधर लिखा है ब्रोच लिखा है। तो ब्रोच मतलब ये ब्रोचिंग मशीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोचिंग मशीन। तो ब्रोचिंग मशीन क्या करता है, एक प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, ये कोई भी इरेगुलर सरफेस को भी फिनिश करता है। अगर रेगुलर सरफेस मतलब क्या है, हेक्सागन या राउंड या स्क्वायर को तो फिनिश करता है, इरेगुलर सरफेस को भी ये फिनिश करता है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोचिंग मशीन। तो
जो निमी स्पेशल 50 MCQ का सीरीज़ था उसमें चौथा वीडियो आज कंप्लीट हुआ। तो मैं इसमें डिस्कस किया टोटल 50 क्वेश्चंस। तो मैं हो सके थोड़ा जल्दी बताने का कोशिश किया, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में बात किया। अगर फ्लो में कुछ एक दो गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। और वीडियो अगर सही में पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हम लोगों को सपोर्ट करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे हुआ था। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।